नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम देवभूमि के दंगल में बात करेंगे दंगल पोल हल्ला बोल। जब उनके घर कांच के होते हैं, पार्टी का लाइन कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। उत्तराखंड में मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन तैयारियों में सत्ताधारी दल बीजेपी अन्य दलों से तैयारियों के मुकाबले काफी आगे नजर आ रही है। इन्हीं तैयारियों के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी ने देहरादून में कई दौरे की बैठक कर 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने की रणनीति पर मंथन किया। अब पार्टी अपनी ओर से तैयारियों में भले ही जुटी हो, लेकिन पार्टी के भीतर ही विधायक और मंत्री के बयानबाजी से पार्टी की तैयारियों को पलीता लग रहा है। हरक त्रिवेंद्र की खुलेआम लड़ाई ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, जिसके बहाने कांग्रेस बीजेपी के जीत के दावों को हवाबाई बता रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या ऐसे हालातों में बीजेपी 22 के दंगल को फतेह कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में समय बीतने के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने तेज कर दी हैं। इसी के तहत बीजेपी की देहरादून में ताबड़तोड़ 2 दिवसीय बैठक हुई। इन बैठकों में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे और उनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने दावा किया है कि जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं, उसको देखते हुए बीजेपी 60 से ज्यादा सीटों में जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करेगी। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी को जनता बाखूबी समझ चुकी है। जनता 2022 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सबक सिखाने जा रही है। अभी तक का स्थिति है, हम बहुत अच्छे पोजीशन में, वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। और जो कुछ भी थोड़ा काम करने का है हम करेंगे। वो सब जो हमारा स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी आपके माध्यम से जो कहने के लिए नहीं रहता। हमारा स्ट्रैटेजी हमारे लिए रहता है, हम उसमें लिए काम कर रहे हैं। बट विश्वास तो मुझे ये आया है कि हम 60 पार, ये 60 पार का जो हमारा घोषणा है, उसमें हम डेफिनेटली कामयाबी होंगे। मंथन चिंतन 4 साल करना था जब सरकार थी। 4 साल न मंथन किया न चिंतन किया, आपस में झगड़े किए और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और आज जब जनता के पास इस रूप में जाने की वेला आई है कि भाई हमने आपके लिए ये सब काम किया, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तब अब चिंतन और मंथन हो रहा है। चिंतन मंथन इस रूप में हो रहा है, कहाँ तोड़फोड़ करें, कहाँ पैसे देकर किसको खरीदा जाए, किसको क्या, यही चिंतन मंथन हो रहा है। लेकिन ये चिंतन मंथन अब उनका नहीं चलेगा। जनता मन बना चुकी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में ऐसी सरकार जो जनता से बिल्कुल विमुख रहे, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी ने 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है, लेकिन बीजेपी के दावों को पार्टी के शीर्ष नेता ही पलीता लगा रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा का अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ हुआ विवाद सामने आया था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बयानबाजी अपने चरम पर है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से हरक सिंह रावत की गधे से तुलना के बाद हरक सिंह रावत ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर पलटवार करते हुए तंज कसा और कहा कि जिनके घर कांच के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। लेकिन न व्यक्तिगत कभी टिप्पणी की है, न मैंने कभी किसी के खिलाफ बिलो बेल्ट रहकर काम किया है। और चूंकि सबके घर, जब विशेषकर जिनके घर कांच के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं। दोनों नेताओं की इस जुबानी जंग के बाद चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया है कि अब अगर पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता हुई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मैं सबसे बात कर रहा हूं और पार्टी का डिसिप्लिन रखने के लिए मैं सबसे बातचीत कर रहा हूं।
कोई उसमें पार्टी का लाइन कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। कुल मिलाकर इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि बीजेपी चुनाव को काफी गंभीरता से लेती है और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी में जारी इस जुबानी जंग से बीजेपी की तैयारियों को पलीता लग रहा है? क्या चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? और क्या 2022 में बीजेपी अपने 60+ टारगेट को हासिल कर पाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। तो जुबानी जंग बीजेपी में जबरदस्त तरीके की चल रही है। वो तब चल रही है जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं और इन सब के बीच ये सोचने और समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि अब की बार 60 पार, लेकिन बीजेपी के अंदर इस बार आर पार की स्थिति भी देखने को मिल रही है। चाहे हम हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों की बात करें, आपने देखा, हमने आपको सुनवाया किस तरह की छीटाकशी एक दूसरे पे चल रही है। दूसरी तरफ काऊ के साथ उमेश काऊ को आपने देखा था, बीजेपी विधायक और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह की जमकर घमासान देखने को मिला था। तो ये तस्वीर बीजेपी के अंदर से लगातार सामने निकल कर आ रही है, जो सोचने पर मजबूर ये कर रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ठीक होगा कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके का चुनावी टकराव है और टकराव के बीच जीत पर बीजेपी मंथन कर रही है। ये चिंतन मंथन क्या इस बार बीजेपी की नैया पार लगाएगा, ये फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम पार्टियां, जिसे कह सकते हैं, पुरजोर तरीके से जुटी हुई हैं आने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। उन सब के बीच बीजेपी में आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके कंधों पर भी अहम जिम्मेदारी है। वक्त कम है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, लोगों के दिलों तक पहुंचना है और मौजूदा समय में बीजेपी जिस स्थिति से उत्तराखंड में जूझ रही है, उस सिचुएशन से बीजेपी को बाहर भी निकालना है। क्योंकि बड़े पैमाने पर और लगातार इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं, लगातार इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, जहां पर बीजेपी में भीतर ही भीतर घमासान देखने को मिल रहा है, टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है और कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि अब की बार 60 पार, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके का आरोप प्रत्यारोप और यूं कहें घमासान देखने को मिल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक सिंह रावत को गधा कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरक सिंह रावत कह रहे हैं जब अपनों के घर शीशे के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो इस तरह की बयानबाजी चल रही है और इन तरह की बयानबाजी से बीजेपी को कितना झटका लगेगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल चुनाव नज़दीक हैं और उत्तराखंड में जीत को लेकर तमाम पार्टियों का मंथन लगातार जारी है। जुबानी जंग इन सब के बीच लगातार तेज हो गई है। चुनाव से पहले के ये टकराव को किस तरह से देखा जाए, आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड में जो कुछ चल रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैदान में आम आदमी पार्टी भी है वहीं, और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको पंजाब से बताने जा रहे हैं। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में होगी विधायक दल की बैठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम पद से इस्तीफा, जिस खबर को हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया था। फिलहाल
सीएम पद से कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी और कौन सीएम के चेहरे के रूप में सामने आएगा, कौन पंजाब का कैप्टन होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं और ये बड़ा सवाल भी। पंजाब के नए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम पद से इस्तीफा इस वक्त की बड़ी खबर। राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा दिया है जाकर। थोड़ी देर में होगी विधायक दल की बैठक। थोड़ी देर में बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पंजाब से। राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब का कैप्टन कौन होगा, इसके लिए बस कुछ ही वक्त का इंतजार करना आपको बाकी है। और आने वाला चुनाव पंजाब में किस चेहरे के बल पे लड़ा जाएगा, कई ऐसे सवाल हैं। और कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा देने के बाद अगला कदम क्या होने वाला है, ये बहुत कुछ तय करेगा पंजाब की सियासत। क्योंकि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर है, दूसरी तरफ सिद्धू है, ये आप सब जानते हैं। दोनों के बीच लंबे वक्त से तनातनी चल रही थी, बीच का रास्ता निकल नहीं पा रहा था। लिहाजा कैप्टन अमरिंदर ने अब इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जब इस्तीफा दिया तो लिहाजा नाराजगी होगी। अब नाराजगी होगी तो कदम क्या होगा कैप्टन अमरिंदर का, ये बहुत कुछ तय करेगा पंजाब की सियासत के मद्देनजर से देखा जाए। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान, और इस सियासी घमासान का जो क्लाइमेक्स निकला है वो ये निकला है कि कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अब वो पिक्चर क्या होगी, ये इसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत है। क्योंकि थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। कैप्टन अमरिंदर का रुख क्या रहता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर एक बड़ा चेहरा है। उन पर यह आरोप लग रहे हैं तमाम नेता जो सिद्धू खेमे के हैं कि भाई कैप्टन अमरिंदर ने जो पंजाबियत है उसको नुकसान पहुंचा। उन्हीं ने कभी दिल से पंजाब की आवाम को, पंजाब की समस्याओं को सुना नहीं, देखा। फिलहाल राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी बनाएंगे, उनका रुख क्या होगा, ये बहुत कुछ तय करता है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है। इन सब के बीच तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चीजें कही गई। लेकिन पंजाब की एक तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो काफी अहम है आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी। ये तस्वीरें देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर राजभवन पहुंचते इस्तीफा देने के लिए, ये वो तस्वीरें। और थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम पद से इस्तीफा, इस वक्त पंजाब कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विनोद गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पर जुड़ गए। विनोद, क्या जानकारी है आपके पास? बड़ी खबर, इस्तीफा दे दिया है कैप्टन अमरिंदर ने। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी महारानी परमेश्वर के साथ राजभवन पहुंचे
और राजभवन पहुंचते उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। 5 बजे सीएलपी की होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो विधायक दल की बैठक होनी है। और अभी आपको बता दें पीएम अभी बाहर आने वाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या लगता है विनोद, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या बात कहेंगे जो है कैप्टन अमरिंदर, क्या लगता है? जो उन पर आरोप लगे हैं, जो चाहे वो विकास को न लेकर, चाहे वो बादल परिवार को लेकर, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हो रही टकरार को लेकर, इन सबको आपके साथ क्या खुलकर क्या बात करते हैं तो आने वाला समय बता पाएगा। जी मैं विनोद ये तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखाना चाहता हूं जिस वक्त पंजाब कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा सौंपा राज्यपाल को, वो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। राजभवन के अंदर की ये तस्वीरें हैं, बहुत अहम तस्वीरें हैं, पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई बहुत अहम तस्वीरें। जो कुछ घटनाक्रम लगातार कुछ महीनों से हम देख रहे हैं उसका अंत आखिरकार ये हो रहा है कि कैप्टन अमरिंदर अब इस्तीफा दे रहे हैं और दे दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को इस्तीफा सौंपा है कैप्टन अमरिंदर ने। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है, लेकिन एक अहम खबर जो विनोद ने हमें बताई कि अब से थोड़ी देर में कैप्टन अमरिंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं तमाम सिद्धू खेमे की तरफ से, उसको लेकर वो अपनी बात रखेंगे, मीडिया के सामने आएंगे। तो देखिए लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, शायद वो मीडिया से मुखातिब भी होने जा रहे हैं। ये बहुत अहम है कि कैप्टन अमरिंदर क्या बातें करते हैं, क्योंकि उनका रुख क्या होगा, क्या वो पार्टी से अलग होंगे, क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब बस कुछ ही देर में मिलने वाले हैं। और ये तमाम चीजें पंजाब की सियासत को, पंजाब की राजनीति को आगे के लिए तय भी करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में या यूं के अब से कुछ ही पल में कैप्टन अमरिंदर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसका इंतजार सबको है। बड़ा सियासी घटनाक्रम पंजाब में इस वक्त हुआ है। कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा सौंप दिया राज्यपाल को। यार एक मिनट थोड़ा ना पाओ, बोलन लो फिर माइक थले कर रखी फट एंड टू द प्रेसिडेंट, मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बनाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं
आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। I can't hear 1 minute. Let me hear. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। It is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया वो ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए मैं 1 मिनट में अब बात तो करने नहीं देते आप। मेरी गल तो सुन लो। मैं कहना चाहता थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता। आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज़ अप टू आई डोंट। मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई एम द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। तो आपने सुना कैप्टन अमरिंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई अहम बातें कहीं। बहुत से सवालों के जवाब देने से वो बचते नजर आए। जब उनसे ये पूछा गया कि आगे क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आगे हम अपने लोगों के बीच बैठ के ही डिसाइड करेंगे फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में। अगर हम बात करें, फिलहाल राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे और ये बात वो कह रहे थे कि मुझे इस्तीफा देने की बात आला कमान से ये चीज़ें सुबह तय हो गई थी और आखिरकार मैंने इस्तीफा दे दिया। 2 महीने से मुझे लगातार बुलाया जा रहा था। ऐसा महसूस मुझे हो रहा था कि मुझ पे भरोसा नहीं है, क्या मैं पंजाब को चला नहीं सकता हूँ। तो ये तमाम तरह की बातें वो कर रहे थे। मैंने और मेरे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, अमरिंदर सिंह ने ये बात कही है। लेकिन आगे क्या, इस सवाल को वो टालते नजर आए हैं। आगे क्या में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिस सवाल से वो बच रहे हैं। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर ने यह बात कही है थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ये तो बात हो गई पंजाब कांग्रेस की सियासत में, और हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में उत्तराखंड की राजनीति में। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। 41 लैब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैंप। 1,20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लैब टेस्ट सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक से समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित।
1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को यूएनडीपी और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए कम। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39% की कमी। नीति आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे बेहतरीन अभियानों में से एक। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिनके घर कांच के होते हैं, पार्टी का लाइन कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दंगल पोल हल्ला बोल पे आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके का घमासान देखने को मिल रहा है। ज़ुबानी जंग जिसे कह सकते हैं वो बहुत तेज़ हो चली है बीजेपी के अंदर, और इस ज़ुबानी जंग का उत्तराखंड की बीजेपी को कितना घाटा होगा, कितना खामियाजा होगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इससे बैठे बिठाए मुद्दा कांग्रेस को ऐसा लग रहा है मिल गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इसीलिए हम दंगल पोल हल्ला बोल की आज बात कर रहे हैं। उत्तराखंड का चुनाव जिसे कह सकते हैं नज़दीक है। तमाम पार्टियां लगातार अपनी तैयारी करने में लगी हुई हैं, चाहे बात हम बीजेपी की करें, बात कांग्रेस की करें, या जैसे किस्मत आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी उतरी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो हाल फिलहाल हमने तस्वीरें देखी उत्तराखंड से, जो उत्तराखंड बीजेपी की निकल के सामने आई, चाहे वो बात हम काऊ और कार्यकर्ताओं के बीच बयानबाजी को लेकर कहें, या फिर हम उस तस्वीर की बात करें जिसमें हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दूसरे के सामने हैं और जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब से अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो आने वाला जो चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भीतर ही भीतर अगर बयानबाजी चलेगी तो इसका असर सीधी सी बात है तैयारियों पर भी पड़ेगा, इसका असर सीधी सी बात है कार्यकर्ताओं पर भी पड़ेगा। क्योंकि जब जब बयानबाजी होती है, जब जब निशानेबाजी होती है, तब तक खेमों में पार्टी बंटने लग जाती है, और जब जब खेमों में चीज़ें बंटने लग जाती हैं तब तब समस्या पैदा हो जाएगी। फिलहाल इस समस्या से कैसे बीजेपी अपने आप को निकाल पाएगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो ये बात कह रहे हैं कि अब की बार 60 पार कैसे पहुंचेंगे, जब पार्टी के अंदर के नेता ही आर पार में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गधा घोड़ा बना रहे हैं, तो कैसे 60 के पार पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सुभाष बड़सवाल भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रीत ग्रोवर कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुभाष जी की तरफ रुख करते हैं। सुभाष जी, बड़ी बड़ी बातें आपकी तरफ से कही जा रही हैं। भाई, आपके प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि अब की बार 60 पार, और हम देख रहे हैं पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, आपके नेता ही आर पार करने में लगे हुए हैं, घोड़ा गधा बनाए दे रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, देखिए, राजनीति तो राजनीति के तरीके से ही होती है। उसमें अगर आप ये सोचते हैं कि वो किसी जो है धार्मिक अनुष्ठान के रूप में हो और उसमें सब हर कोई जो है वो किसी के लिए जो है किसी से कोई संवाद ना करे, मैं समझता हूँ कि ये जो सारा नहीं, ये कैसा संवाद है? अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक सिंह रावत को गधा कहें तो ये संवाद कैसा है, मैं समझना चाहूंगा इसको। नहीं, ऐसा तो किसी ने किसके लिए नहीं कहा। ये तो आप किसी के संदर्भ में भी किसी भी नेता ने इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया है। हाँ, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, किसी भी जो है नेता को इंगित करते हुए नहीं कहा गया है। इन्हीं अर्थों में किसी संदर्भों में किसी ने किसी को किसी चीज को कहा और उसको जो है लोगों ने उससे जोड़ कर देखना शुरू कर दिया। ये अपना अपना दृष्टिकोण है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की एक लाइन है, अनुशासन का एक फोरम है, अनुशासन के अच्छा लिए सुभाष जी, mechanism ये है। बता दीजिए, जब काऊ ने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी करी थी और वो तस्वीरें हमने देखी थी, ये किस तरह का संवाद था? मैं चाहूंगा कि इसको भी क्लियरिफाई कर दीजिए। नहीं देखिए, उसके संदर्भ में इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ mechanism है, एक अनुशासन समिति है हमारे यहाँ पर जो है, और कार्यकर्ताओं नेताओं के व्यवहार को देखने के लिए, उस पर जो है गौर करने के लिए एक अलग से जो है व्यवस्था है। और इसलिए जो है आपने देखा कि जिन जिन भी लोगों ने इस तरह के बयान, जिसको जो है पार्टी ने अच्छा नहीं माना, या जो है पार्टी ने उसको जो है ये माना कि इसमें कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है अनुशासन का, तो उसको ऐसे नेताओं को बुलाकर जो है उनको पूछा है, उनको कहा है, उनको समझाया है। और जहाँ जरूरत पड़ी, आपने देखा पिछले वर्ष एक आध प्रकरण ऐसे हुए जहाँ पर जो है नोटिस देने का काम हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि, और इसका उदाहरण ये है कि देखिए अंततः जो है नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो अपने जो है गलती को स्वीकार भी करता है, कहीं पर किसी रूप में उसने कोई बात कही है तो उससे पीछे भी हटता है। और इसी का परिणाम ये है कि देखिए चुनावी वर्ष में जहां भगदड़ मची है तमाम के तमाम दलों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में लगातार आने का क्रम जारी है दूसरे दलों के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बरकरार है, जो पहले रहा है हमेशा से, वैसा ही आज भी रहा है। और इसलिए जो छोटी मोटी चीजें राजनीति में है, कुछ कहा सुनी, एक दूसरे को कुछ कहना, इसको आप जो है घमासान के रूप में आप दर्शा सकते हैं, वो आपका जो है पूर्वाधिकार है, आपका अपना जो है मीडिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको इस रूप में लेती है कि कहीं अनुशासन का यदि जो है कई बार वायलेशन होता है तो उसका संज्ञान लेती है और उसको दूर करती है। और इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि जहां जो है दल को नुकसान होने की स्थिति हो। भारतीय राजनीति, भारतीय नहीं जी, सुभाष जी, आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अनुशासन की बात करते करते आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने बैठे बैठाए कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया है? नहीं, कांग्रेस तो अपना ही घर संभाल ले, हम तो ये कहते हैं। देखिए मैं तो कई बार उपयोग भी नहीं करता हूँ अपने जो है मित्र दल के, जो मित्रों का दल है, उसको इंगित भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दूसरे दलों से आप देखिए, लगातार इन्हीं के दल से जो है अभी जिस प्रकार से एक उनका पूर्व विधायक वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी में आया है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, उसके कार्यक्रम पर, उसकी नीतियों पर और उसकी लोकप्रियता पर कितना भरोसा जो है दूसरे दलों के विधायकों का, मंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का है कि वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं। और राजनीति में जो है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के फोरम पर आकर जनता की सेवा करना चाहे, इसके लिए अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए, अच्छे नेताओं के लिए सदैव से गुंजाइश रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई कार्यकर्ता कहीं जा नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहीं जा नहीं रहा, जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ही आ रहे हैं। तो इसलिए घमासान आप हमारे यहाँ दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि घमासान आपको उधर की तरफ दिखाना चाहिए और उसको ज्यादा इससे चर्चा को प्रासंगिकता मिलती। ठीक है, हमारे साथ प्रीत जी भी जुड़े हुए। प्रीत जी, आप क्या कहेंगे? प्रीत गोवर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आपको? जी बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। देखिए, अभी मान्यवर कह रहे थे कि हमारी पार्टी में घमासान ज्यादा है। हमारी पार्टी में चुनाव को लेके आज परिवर्तन यात्राओं का दौर स्टार्ट है। कहीं ऐसी दिखने वाली बात या कहने वाली बात नहीं है कि हमारी पार्टी में कहीं घमासान है। इनकी पार्टी में जो 30 वरिष्ठ नेताओं के दिलों में है मुख्यमंत्रियों को लेकर, भाजपा ने अपने इस शासनकाल में सिर्फ मुख्यमंत्री के बदलने का काम किया है, बार बार चेहरे बदलने का काम किया है। इसलिए जो 30 नेताओं के दिल में है, वह जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वो उभर के बाहर आ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण भरत सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बयानबाजी को लेके है, माननीय विधायक पऊ जी की कार्यकर्ताओं को लेकर है। और इनका आरोप ये भी है कि हमारे घमासान चल रही है, हमारे नेता इनकी पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, हमारी आज परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार जनपद से स्टार्ट हुआ है। पहला चरण उधम सिंह नगर और नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमारे जितने वरिष्ठ नेता थे सभी एक मंच पे नजर आए और कार्यकर्ताओं में
भरपूर जोश है और उत्साह है, जनता परिवर्तन चाहती है और भाजपा की सरकार का जो नाकामी का 5 साल रहा है वो जनता के सामने है। इनके जितने वादे थे खोखले वादे साबित हुए। आने वाले 2022 में परिवर्तन की लहर स्टार्ट हो गई है और 2022 में भाजपा की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रीत ग्रोवर जी, वो तो इस बार कह रहे हैं अब की बार 60 पार। जी, कहने और भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप देखिएगा इनका जिस हिसाब से इनका घोषणा पत्र आज तक ब्लैंक पड़ा है, उसमें कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगाया जा रहा है। आज हमारा प्रदेश हड़ताली प्रदेश बन चुका है। आशा कार्यकर्ती, उपनल कर्मचारी सभी लोग हड़ताल पे बैठे हैं। उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, उनकी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगाया जा रहा है। और हमारे इस प्रदेश में लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़े हुए हैं और घोषणाओं पे घोषणा किए जा रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि घोषणाएं पूरी होंगी या क्या होगा। सुभाष जी जवाब दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मेट है उसमें और हिंदुस्तान के अन्य राजनीतिक दलों के फॉर्मेट में आप लोग भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आप उसको बहुत अच्छा डिफाइन कर सकते हैं। ये आमूलचूल परिवर्तन है। देखिए, हमारा दल जो है कार्यकर्ता आधारित दल है और दूसरे दल जो है वो नेता आधारित दल है। और जब जो है उनके दलों से नेता निकलता है तो वहां कुछ बचता नहीं है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संरचना, अपना फॉर्मेट इस तरह का बनाया है कि जहाँ हर स्तर पर कार्यकर्ता की सुनवाई होती है, कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के जो दुख हैं, दर्द हैं, काम हैं, उनको जो है सक्षम जो है पटल पर रखने पर उनका जो है निराकरण करने का काम होता है। और इसलिए जो है जब जो है दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में सोचते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा उनको जानकारी नहीं होती है। देखिए, हमने अभी, आप इस बात को इस रूप में भी समझ सकते हैं, आपने क्योंकि घमासान इसको रखा है तो मैं क्योंकि इसी पर रखूंगा फोकस इसका। देखिए, अभी कितने प्रदेशों में हमने नेतृत्व परिवर्तन किया लेकिन कहीं किसी तरह का कोई विरोध, किसी तरह की जो है कोई मनमुटाव, किसी तरह का जो है कोई एक दूसरे के मन में कोई बात आई हो, ऐसा कोई एक उदाहरण किसी प्रदेश में नहीं मिलता है। आपके सामने उदाहरण है, अभी जो है एक बड़ी मुश्किल से, पहले तो वो हट ही नहीं रहे थे, पंजाब के अंदर कांग्रेस के जो श्रीमान मुख्यमंत्री जी, पूरी नेतृत्व कांग्रेस का लग गया लेकिन उन्होंने जो है इस्तीफा नहीं दिया। और अब जब दिया है तो वो कह रहे हैं कि मैंने सारे ऑप्शन खोल कर रखे हैं। तो ये फर्क बताता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता होता है वो नेतृत्व पर विश्वास रखता है, वो पार्टी पर विश्वास रखता है, वो संगठन पर विश्वास रखता है। और कहीं यही बात है, यही बात सुभाष जी, जब तमाम चीजों की बात आप खुद ही कह रहे हैं लेकिन फिर ये जुबानी टकराव देखने को क्यों मिल रहा है भाई? जब इतना तो चलेगा ना। अब देखिए इतना तो राजनीति में अगर आप सोचें कि सारे चिमटा लेकर जो है वो भजन करने लगे तो ऐसा भी कहाँ होता है। अच्छी बात करें केवल जो है वो शिव जी का जो है वो भजन कर लें, या ऐसा नहीं होता है। राजनीति में थोड़े बहुत जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के आपस के इस तरह की चीजें होती हैं और कोई हितों का टकराव होता है। लेकिन सुभाष जी, जब यही कांग्रेस में होता है तो आप उन पे निशाना साधने लगते हैं, तब आपको वो चीजें बड़ी लगने लग जाती है। लेकिन मैंने फर्क बताया ना, हमारे यहाँ फॉर्मेट है। हमने एक ऐसी मशीन इजाद की है कि अगर किसी का मतभेद होता है, किसी का मनमुटाव होता है तो उस पर पैनी निगाह है और उसको तुरंत जो है उसका निराकरण होता है। दूसरे दलों में तो इस तरह का कुछ है नहीं, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो बात यह है कि हमारे दल में अगर कहीं होता भी है तो उसका निराकरण होता है और वो समस्या निर्मूल हो जाती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि देखिए हमारे यहाँ जो है नेता पर विश्वास हो ना हो लेकिन संगठन पर जो है सर्वोत्तम विश्वास। नहीं सुभाष जी, अगर आप आपसी में सुभाष जी, अगर आपसी में जबान टकराव रहेगी, जुबानी जंग जिसे कह सकते हो होगी, तो अब की बार 60 पार का जो नारा दिया उस तक कैसे पहुंचेंगे आप? भाई जनता की समस्याओं को कैसे समझेंगे जब नेता अगर आपसी में उलझे रहेंगे? नहीं, देखिए जनता का जो विजन है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में वो बिल्कुल अलग है। आप लोग तो बात करते हैं जनता से और वो किस तरह इस तरह की कोई जो है घटनाएं कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती भी हैं तो उस पर बहुत कुछ जो है वो ध्यान नहीं, क्योंकि नीतियां, कार्यक्रम जनता के लिए जो योजनाएं जो है पार्टी के द्वारा, पार्टी की सरकार के द्वारा जो लाई जाती हैं उन पर अटूट विश्वास रहता है। और
वो उनको अलग दिखाई पड़ती है जनता को, जब वो दूसरे दलों से उनके संगठनों की तुलना करते हैं, उनके नेतृत्व से तुलना करते हैं, उनके नेताओं की बात से तुलना करते हैं। और इसलिए जो है जो छोटी मोटी इस तरह की चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रभाव में छोड़ नहीं पाती है, और उसका समय रहते हुए कैसे सुभाष जी आप छोटी मोटी चीज कह सकते हैं? अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर गधे शब्द का इस्तेमाल करें, आप कह रहे हैं कि वो किस परिप्रेक्ष्य, आप ही बता दीजिए इस शब्द का इस्तेमाल, ये बात आखिर क्यों कही गई, किसको लेकर कही गई? के संदर्भ में तो कहा नहीं उन्होंने, किसी ने कुछ पूछा तो उन्होंने उसके संदर्भ में, कोई जो एक प्रकरण है पुराना उसके संदर्भ में पत्रकार महोदय ने जो है कोई सवाल किया, उन्होंने उस पर जो है वो चूंकि वो शब्द ऐसा ही था तो उस पर कहा, लेकिन किसी व्यक्ति को इंगित करते हुए उन्होंने कहा हो कि सुभाष बरसवाल जो है ढेंचू कर, ऐसा तो कहा नहीं, या जो है कोई दूसरा। तो इसलिए अगर वो सीधे तब माना जाएगा कि जब किसी का नाम लेकर कोई कहेगा। जहां तक आपने विधायक काऊ जी वाला विषय रखा, तो इस तरह की चीजें भी होती है, लेकिन उनको भी बुलाकर जो है पार्टी ने समझाने का काम किया है, और उन्होंने स्वीकार भी किया उस विषय को। कार्यकर्ता नेता विधायक हमारे स्वीकार कर लेते हैं और उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और हमारे साथ प्रीत गोवर जी, सुभाष जी ने जो बात कही कि भाई हमारी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, छोटी मोटी चीजें जो होती रहती हैं, लेकिन हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, अब की बार हम 60 पार हैं। बिल्कुल, देखिए अभी आपको मैं उदाहरण देता हूं, हमारे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी को एक खंबा लगवाने के लिए अपनी सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ा, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? पार्टी में जो 30 इनके वरिष्ठ नेताओं में मुख्यमंत्री पद को लेके है, और वो साफ झलक रही है। अधिकारी इनके सरकार में बेलगाम हो चुके हैं, किसी की बात किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब कैबिनेट मिनिस्टर इस प्रदेश में एक खंबा लगवाने के लिए बिजली विभाग के खिलाफ धरने में बैठे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप खुद सोचिए। और मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिल्कुल नौसिखिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर किसी चालक को, किसी नौसिखिए चालक को गाड़ी उसके हाथ में दे दी जाएगी तो आप स्वयं जानते हैं कि उसका क्या होगा, वो कहां जाके टकराएगा और उसका क्या होगा। उस हिसाब से ये बेअजूल फजूल घोषणाएं करे जा रहे हैं, जिनका कुछ पता नहीं कि वो कब पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। मैंने इससे पूर्व भी कहा कि 48 प्रदेश बन चुका है, उन सबको लेके कि, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वाली भाजपा वाले अगर दावा करें कि हम 60 के पार, तो इससे बड़ी हास्यास्पद क्या होगा? ठीक है, तो अब की बार 60 के पार ये नारा जो है बीजेपी की तरफ से आया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय भट्ट जी भी जुड़ गए हैं। संजय भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बीजेपी में जुबानी जंग एक तरफ जबरदस्त तरीके की देख रहे हैं, दूसरी तरफ अब की बार वो 60 पार का नारा भी देख रहे हैं। फिलहाल क्या कहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की ये 4.5 साल की सरकार हो या पूरे 21 साल की बात करें, तो उत्तराखंड में लगातार जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी, वो जो सुविधाएं मिली हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों को। 11 पूर्व मुख्यमंत्री बना दिए। इस सरकार ने 3 मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने में दे दिए हैं। क्या मतलब है? ताकि उनको जीवन भर पेंशन मिले, एक अधिकारी मिले, उनको पुलिस मिले और दूसरी सुविधाएं मिले, बिजली फ्री मिले, ये सब फ्री मिले इन्हें। लेकिन जनता की जहां बात आती है कि भैया 30 पुल इस 5 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गिर गए हैं, तो उस पे ये चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, इन्हें एक दूसरे को गधा कहना होता है, ढेंचा कहना होता है, तो ये एक दूसरे की पखिया उधेड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले आपस में इनके विधायक लड़ रहे हैं। पहले तो जनता ही इनका विरोध कर रही थी। 70 अगर विधायक हैं तो 70 में से इनके टोटल 70 विधायक हैं, तो इनके कम से कम 1.5 दर्जन विधायकों के वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें जनता ने इनका विरोध किया। मैं बार कहना ठीक नहीं है, सबको मालूम है कि उनके वीडियो क्योंकि सोशल मीडिया पे पड़े हैं, सब लोग देखते हैं। अब तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री और जो उनके साथ मंत्री रहे वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। साथ में इसमें कांग्रेस भी लपेटे में आती है, क्योंकि भैया जब ढेंचा बीज घोटाला हुआ और कौशिक रिपोर्ट में आया कि मंत्री दोषी हैं, तो हरीश रावत जी ने उन्हें बचाया क्यों? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ फ्रेंडली मैच उत्तराखंड में खेलती है और ये दोषियों को, एक दूसरे के दोषियों को बचाते हैं और जनता का क्या बनाते हैं। ये बोल तो रहे हैं कि वो गधा ये गधा, लेकिन बनाते किसका क्या है ये सबको पता है। जनता का इन्होंने बना के रखा है पिछले 21 साल में।
तो ये जो 21 साल की उत्तराखंड में इनका कार्यकाल रहा है भारतीय जनता और पार्टी और कांग्रेस का, एक बार तुम एक बार हम, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को विकल्प चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ जनता देख रही है। जनता ने देखा है कि किस प्रकार से कल ही 1,60,000 जो प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है, तो ये हालत है कि सरकारी स्कूल वहां अच्छे हो रहे हैं। उत्तराखंड में 5,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। जी सुभाष बर्तवाल जी, क्या कहेंगे जो बात आप प्रवक्ता ने कही? देखिए, मैं ये मानकर चलता हूं कि राजनीतिक और सामाजिक जो पहला विषय था उनका कि मुख्यमंत्रियों को बदलने की बात कही, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कर रहे अधिकतम लोगों का यदि सत्ता में उपयोग होगा तो ही देश का कल्याण होगा। और इसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने समझा है, मोहन भाई मोदी ने समझा है, और इसलिए अधिकतम लोगों को मंत्रिमंडलों में के मुखिया के रूप में और मंत्रिमंडलों में जो है रूप में काम करने के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी ने की है। और ये कोई सरकारी कर्मचारी जो है मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होते हैं कि 30 साल तक 33 साल तक उनको जो है चलना ही है। और इसीलिए जो है क्योंकि ये एक प्रकार का जो है अपना जो सबसे ज्यादा योग्यता, अपना जो पुरुषार्थ पराक्रम वो समाज को देने का जो है एक उपक्रम है, जो है लोगों को लाभ पहुंचाने का उपक्रम है। और इसीलिए जो है कौन व्यक्ति कितना ज्यादा लाभ जो है सरकार में रहते हुए प्रदेश को पहुंचा सके, उसका तभी जो है पता चल सकता है जब उसको मौका दिया जाएगा। और वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय, लोगों के जो है योगदान का, लोगों के ज्ञान का, लोगों के अनुभव का, लोगों के पुरुषार्थ का अधिकतम उपयोग जो है वो कर रही है राजनीति में। और ये देश के कल्याण के लिए जरूरी भी है। हम राजनीतिक सुधारों की देश के कल्याण के लिए कैसे जरूरी हो सकता है? बर्तवाल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बर्तवाल जी, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना के रख दिया है। आपके बंशीधर भगत जी कहते हैं हम 10 बनाए। दिल्ली के अस्पतालों की भी हालत हमने देखी है कोविड काल के दौरान। देश के अंदर कोविड काल के दौरान 15 दिन में 10,000 बेड वाला अस्पताल दिल्ली में बना दिए। ऐसी बात कर रहे हैं। उत्तराखंड दूसरे नंबर पर रहा मृत्यु दर में कोविड काल के दौरान। पंजाब पहले नंबर पर रहा मृत्यु दर में कोविड काल के दौरान। बर्तवाल जी ये गलत बात कह रहे हैं आप। लेकिन बात ये है कि कहना कुछ और करना कुछ। आप लोग जी, आप लोग भाजपा ने उन मुख्यमंत्री बदल के सुभाष बर्तवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। हाँ, सुभाष बर्तवाल जी, आप प्रवक्ता का कहना है कि भाई आपने मुख्यमंत्री हिसाब से बदल दिए कि उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना दिया है। उत्तराखंड क्यों, हमने तो हर जगह बदले, हमने कर्नाटक में भी बदले, हमने तो गुजरात में भी बदले हैं। बात यह है कि ये लोग किसी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जो कहा कि राजनीतिक लोग कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं कि एक बार उनको अपॉइंट कर दिया गया तो 30-35 साल तक जो है वो नौकरी करेंगे ही करेंगे। राजनीति में किसी व्यक्ति के अनुभव का, उसके ज्ञान का, उसके पुरुषार्थ का अधिकतम उपयोग कैसे जो है प्रदेश के हित में हो, कैसे समाज के हित में, जब आप मौका देंगे तो तभी तो होगा ना। तो बर्तवाल जी तो इन्हें केंद्र में मंत्री बना लेते हैं, केंद्र में मंत्री बना लेते हैं, इनका उपयोग करने के लिए केंद्र में मंत्री बना लेते हैं। केंद्र में हमारे केंद्रीय मंत्री थे पहले निशंक जी, अब आप केंद्र में राज्य मंत्री बन गए अजय भट्ट जी। तो हमारा तो डिमोशन ही हो रहा है केंद्र सरकार के नजरिए से देखे तो वहाँ भी डिमोशन, और यहाँ तो आपने प्रयोगशाला बना के रख दिया है। कि आपको छोड़ने का काम कितने लोगों ने किया अरविंद केजरीवाल की एरोगेंसी के कारण? आप बताइए ना। आपको तो जवाब योगेंद्र जो है यादव आपको छोड़कर चले गए, तुम्हारे प्रोफेसर आनंद छोड़कर चले गए, गांधी जी के भतीजे आप लाए थे। वो सुभाष बर्तवाल जी, हम उस पर भी हम उस पर नहीं को कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा टिकट नहीं दिया। अडवाणी जी कहाँ है? अडवाणी जी को कहीं का नहीं छोड़ा, उन्हें सांसद का टिकट नहीं दिया। मुरली मनोहर, सुभाष बर्तवाल, ठीक है, संजय भट्ट मैं आऊंगा आपके पास। संजय भट्ट मैं आऊंगा आपके। सुभाष बर्तवाल जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची, 60 पार का जो नारा आप दे रहे, किस आधार पे दे रहे? मैं जानना चाहूंगा, विजन क्या है आपका, किस आधार पे आप 60 पार का नारा दे रहे हैं? देखिए, 60 पार का नारा आज से थोड़े ही है। ये इस राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है हुजूर। और आपने तो, मैं तो 1994 में राज्य आंदोलनकारी भी रहा, जेल में भी रहा 2 बार। हमने उत्पीड़न देखा है। कांग्रेस ने जिस प्रकार रामपुर तिराहे में जो है
सपा के साथ मिलकर जो है हमारे लोगों के साथ व्यवहार किया, खटीमा में व्यवहार किया। उसके पश्चात जो है बहुत सारी ताकतें और भी आ गई जो है बीच बीच में, लेकिन हमने तो कहीं नहीं देखा राज्य आंदोलन में। 2000 तक राज्य आंदोलन चला, जो आज जो है अपनी दस्तरखान बिछाने के लिए यहाँ चले आ रहे हैं, उनमें से भी हमने किसी को नहीं देखा। यहाँ हमने राज्य का निर्माण किया, राजधानी बनाई, विशेष राज्य का जो है दर्जा इसको देने का। पहली बात तो आपने राज्य आपने नहीं बनाया, राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया। मैं भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। काम किया, ये गलत बात कही है। देखिए, जन आंदोलन था, उसमें किसी पार्टी का कोई सरोकार नहीं। जन आंदोलन था, उसमें सब लोग थे, चाहे वो किसी पार्टी में हो या किसी पार्टी में न हो, वो सब लोग उसमें युवा थे, उसमें महिलाएं थी, उसमें कर्मचारी थे, राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी, राज्य आंदोलन में सब थे। और आज तक आपने स्थायी राजधानी नहीं बनाई, ये फील्ड राजधानी मांगी थी हमने। भारतीय जनता पार्टी ने तो ना 3 में रखा ना 13 में। उत्तराखंड की राजधानी नहीं है। मैं आऊंगा, प्रीत ग्रोवर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं काफी देर से, मैं चाहूंगा कि उनकी बात है। प्रीत ग्रोवर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी, में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जी प्रीत ग्रोवर जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही, बोले अपनी बात को जल्दी से रखें। प्रीत ग्रोवर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मुझे लग रहा है शायद प्रीत ग्रोवर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सुभाष जी, मैं चाहूंगा मेरा सवाल आप तक पहुंचे। सुभाष जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, मौजूदा वक्त में बीजेपी के अंदर जो तंजबाजी दिख रही है, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आपको नहीं लगता कि ये जो तस्वीर निकल कर समय बन रही है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में आपको भुगतना पड़ सकता है? मैं दूसरे फोन से नहीं, वो केवल थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से जो है वो हमारे मीडिया के बंधुओं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ काम चाहिए और वो उसको कर रहे हैं, वो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पिछला सवाल किया कि जो है किया था कि जो है वो किस आधार पर आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बात यह है कि हम जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करने का काम करते हैं। हमको अगर जो है किसी की शिकायत मिलती है तो उसको हटाने में 1 मिनट का भी जो है समय नहीं लगाते हैं। हम जो है उत्तराखंड के जो हित हैं उनको सर्वोपरि मानकर जो है काम करते हैं, और इसलिए जो है उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था रहती है। करीब करीब जो है 40-42% वोट जो है लगातार हमको जो है उत्तराखंड के, पिछली बार तो जो है आधा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मिला सारा उत्तराखंड के अंदर। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जमाने से जो आस्था जो है यहाँ उत्तराखंड के लोगों की जो है भारतीय जनता पार्टी में रही, और एक इस तरह का जो है दिली जो है रिश्ता बना है, वो इतनी आसानी से कोई उखाड़ नहीं सकता है उसको। और हमने उसे समय समय पर सींचने का काम किया, अपनी नीतियों से सींचने का काम किया है, अपनी विश्वसनीयता जो है लोगों के बीच में स्थापित कर उसको सींचने का काम किया है। इसलिए ये छोटी मोटी चीज है जिनके आप जिक्र कर रहे हैं कि उसने उसके लिए ये कह दिया, उसने उसके लिए, इसका कोई बहुत अधिक जो है असर नहीं पड़ता है। मैं बहुत सारी योजनाएं अपने पिछले वक्तव्य में अभी गिनवा रहा था, वो सारी की सारी काम, मतलब नेता अगर आपस में लड़ेंगे, जुबानी जंग उनके बीच होगी, तो उसका असर किसी चीज पे नहीं पड़ता है। नहीं, आप बताइए ना, जब हम 7th पे कमीशन कर्मचारियों को दे रहे हैं, उनकी मंत्रिमंडल में की बैठक जब भी होती है उस पर 50% मामले जो है वो कर्मचारियों से संबंधित होते हैं जिन पर निर्णय लिया जाता है। आशा आंगनवाड़ी जो इतनी बड़ी संख्या में काम कर रही हैं, उनके समय समय पर मानदेय बढ़ा रहे हैं। हम जो है कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर एक्ट जैसी चीज लेकर आए, MBBS के लिए स्टेपंड 10,000 से 25,000 करने का काम किया। अभी खिलाड़ियों के ठीक है, जल्दी से संजय भट्ट अपनी बात को रखे, मैं फिर आगे बढ़ूं। संजय भट्ट जल्दी से जी। ये अभी क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता श्री सुभाष बरथवाल जी कह रहे थे कि 7th पे कमीशन की बात इन्होंने क्योंकि छोड़ी। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में पहली बार पुलिस कर्मियों के परिवार वाले रोड पर निकले हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7th पे कमीशन में जो पुलिस कर्मी है, अंतिम श्रेणी का पुलिस कर्मी, उसकी तनख्वाह घट गई है बढ़ने की जगह। तो ये किया है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और आप आंगनबाड़ी वालों की बात कर लें या आप आशा कार्यकर्ता की बात कर लें या दूसरी बातें कर लें, सब लोग हड़ताल पे बैठे हैं। उपनल वाले हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों ने फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, देहरादून में हो या हरिद्वार में हो या रुद्रपुर में हो, लगातार फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और उसमें से 500, 800, 700 युवा जिन्होंने 16, 15 साल में काम किया, वो बेरोजगार हो रहे हैं। किसकी जिम्मेवारी है?
कौन से वाले मुख्यमंत्री को बोले, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, किसको? आखिर इन युवाओं के जिम्मेवारी किसकी है? अरे हमने तो 40,000 से 4 लाख लोगों को जो है रोजगार देने का काम किया भैया। 4 लाख हो गए। तभी 23.7% बेरोजगारी हुई उत्तराखंड में। 4 लाख रावत कहते थे 7 लाख, आप कह रहे हो 40 लाख लोगों को जो है रोजगार देने का काम किया। 4 लाख तो सरकारी बनाए अपने शासन काल में जो है। 4 लाख सरकारी। इतनी गजब की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, मतलब जुमले की भी हद कर दिया आपने तो। डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। सिर्फ कहने मात्र। ठीक है, मैं आऊंगा। हमारे साथ प्रीत गोवर जी भी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। प्रीत गोवर जी, सुनना चाहिए रोजगारी के नाम पे आप फेल हो चुके हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा को लेके उच्च न्यायालय को आपको कहना पड़ा। आपके अध्यक्ष कोरोना काल में बोला कि शमशान घाटों में लकड़ियों की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके बारे में भी बताएं कि शमशान घाटों में लकड़ी की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये कहा गया। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लोग दवाइयों के लिए तड़प रहे थे। सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। तड़प रहे थे, लेकिन आपके मंत्री और अध्यक्ष कह रहे थे कि शमशान घाट में लकड़ी की कमी नहीं होने दी जाएगी। पूरे उत्तराखंड में शमशान घाट भ्रष्टाचार के नाम पे सबसे आगे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले कहाँ गए? NH-24 के घोटाले की जांच। ठीक है, थोड़ा वक्त की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष बर्थवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीत गोवर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप प्रवक्ता का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी में जंग है और बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा भी मिल गया है। फिलहाल ये जुबानी जंग का कितना खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।